Bismillahirrahmanirrahim. This is our session number 22 ji, on school management, school establishment or school development ji. Previously we were talking about the roles of heads, क्या क्या responsibilities हैं, क्या क्या tasks हैं, क्या क्या segments हैं जो heads के ज़िम्मे आते हैं. उसमें हम जो मेन हमारा टॉपिक चल रहा था वो था लेसन एवेल्यूएशन जी. अब लेसन एवेल्यूएशन में फिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, वो जस्ट एकेडमिक्स नहीं होते, जस्ट डिलीवरेंस नहीं होती, जब जस्ट कंटेंट क्लैरिटी नहीं, उसके साथ और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम कुछ सेगमेंट्स हमने प्रीवियसली डिस्कस किए. मूविंग अहेड जी, डिस्कशन स्ट्रेटजीज जी. इसको हम डिस्कशन भी कह सकते हैं, आप क्लास पार्टिसिपेशन भी कह सकते हैं. पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स जी, जिस तरह के कहा जाता है कि भाई ज़्यादा रोल एक्टिव किसका हो गया, टीचर का. यानी स्टूडेंट्स मोस्टली किस में, पैसिव मोड में रहते हैं कि फोकस इज़ ऑल द टाइम अपॉन माय डिलीवरेंस, कि मैं कैसा डिलीवर कर रहा हूँ, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट कैसा क्लियर करा रहा हूँ, वो भी मैटर करता है. लेकिन उससे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो क्या है, हाउ आर द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग जी, कि भाई बच्चों की उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कितनी है, कितनी नहीं है. अब ये डिस्कशन फिर कहूँ कि वो किन किन सेगमेंट्स में मैंने देखनी है. ठीक है, जो हमने एक टीचिंग मेथडोलॉजी डिस्कस की थी वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है. उसके अंदर वो कह लें है ही क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है. ठीक है, उसमें आप चाहे लैंग्वेज स्किल्स कहें, चाहे आप एप्टीट्यूड डेवलपमेंट कहें, चाहे बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट कहें, चाहे उसकी सोशल यानी सोशल इंटेलिजेंस कोशेंट की इम्प्रूवमेंट कहें, या इमोशनल कोशेंट की कहें, या सोशल कोशेंट की कहें, या इवन एडवर्सिटी कोशेंट, वो सारे उसी में ही टारगेट हो जाते हैं. डिपेंड्स अपॉन माई क्लैरिटी, कि क्या एम आई माई सेल्फ क्लियर, कि क्या मैं ख़ुद क्लियर हूँ उस बारे में. ठीक है, क्या मुझे अपनी उस मेथडोलॉजी में क्लैरिटी है. अगर वो क्लैरिटी होगी तो ये सारे सेगमेंट्स ऑटोमेटिकली जो हैं वो कवर हो जाएंगे उसमें. अब वो जहाँ ऑब्जर्वेशन आप कह लें या वैल्यूएशन कह लें, उसका पर्पज़ ये है कि जहाँ वो कोई भी सेगमेंट कमज़ोर होगा तो वो एक रिमाइंडर आ जाता है हेड्स की तरफ से जी. यानी हेड का रोल आप कह लें कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक सपोर्टिव रोल होता है, एक विसल ब्लोअर का रोल होता है इन अ पॉजिटिव सेंस, और एक रिमाइंडर का रोल होता है कि भाई वो जो सेगमेंट मुझसे बीइंग अ टीचर स्किप हो रहा है या मुझसे मिस हो रहा है या ऑब्लिवियन का शिकार हो रहा है वो हेड जो है वो मुझे उसका रिमाइंडर दे देंगे. अब वो क्या है, अब स्टार्ट करें अगर आप तो वो डिस्कशन आपकी बेसिकली इवन स्टार्टर से ही या रिसेप्शन स्टेप से ही या स्टार्टअप एक्टिविटी से ही शुरू हो जाती है. मिसाल फॉर एग्जांपल जी, मैं यहाँ रिसेप्शन स्टेप्स लिख देता हूँ. RS रिसेप्शन स्टेप्स ऑलरेडी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से हैं. उसमें से मिसाल के तौर पे एक सेगमेंट में लेता हूँ कि दैट इज़ व्हाट ची, अटेंडेंस ची. अब ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ को बुक के साथ लिंक करूं, नोटबुक के साथ लिंक करूं, एकेडमिक्स के साथ लिंक करूं और मैंने वहीं उस पर प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है. नहीं, उसके अलावा भी मैं वहाँ पे व्हेन आई एम एग्जिस्टिंग देयर, जैसा कि हमने पहले पिछले सेशंस में डिस्कस किया था कि क्लासरूम के अंदर का एनवायरनमेंट और क्लासरूम के बाहर इवन कॉरिडोर्स का, प्रेमिसेस का, प्ले एरिया का, कैफेटेरिया का, एवरीथिंग मैटर्स जी. कि स्कूल की जब पॉलिसी में, प्लान में ये चीज़ें अंडर डिस्कशन आ जाएं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो प्रैक्टिस में आ जाती हैं. ठीक है, एक तरह का रिमाइंडर होती हैं वो चीज़ें, और ये चीज़ें बार बार स्टाफ के साथ डिस्कस करनी पड़ती हैं. ठीक, और किस लिए, नंबर वन कि उनकी क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव मिल जाए, और नंबर टू कि वो एक रिमाइंडर के तौर पे कि अगर वो कहीं इग्नोर भी हो रही हैं, कहीं वो स्किप भी हो रही हैं, ताकि वो एक रिमाइंडर मिल जाए. अब अटेंडेंस उसमें अब बॉन्डिंग आप कहें फॉर एग्जांपल कि जी टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग जिसे आप कहें, या स्टाफ स्टूडेंट बॉन्डिंग आप कहें, हेड स्टूडेंट बॉन्डिंग आप कहें, वो बॉन्डिंग नॉर्मली एक जो मॉड अडॉप्ट किया जाता है वो क्या, एक लेक्चरिंग मॉड में आ जाता है कि दैट जी स्टूडेंट्स
शुड रिस्पेक्ट द टीचर जी, स्टूडेंट्स शुड मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लासरूम जी, स्टूडेंट्स शुड बिहेव जी डिसेंटली जी, इन अ सिविलाइज्ड मैनर। अब ये सारी बातें सिर्फ ज़ुबानी हद तक आ गई हैं। अब उस बॉन्डिंग को प्रैक्टिकली मैंने एक फॉर्म कैसे देनी है, एक शेप कैसे देनी है, डेवलप कैसे करना है, उसको इस्टेब्लिश कैसे करना है, तो वो ये आप कह रहे हैं छोटे छोटे चंक्स मिलते हैं आपको। क्लियर, ये दीज माइन्यूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो बॉन्ड मिसाल में दे रहा हूँ कि वो यहीं से शुरू हो रही है कि सपोज मैंने अगर सिर्फ अटेंडेंस को रखा है गिनती की हद तक, ठीक है, कि जी बच्चे पूरे हैं नहीं हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो मैं उनको पेरेंट्स को कॉल कर रहा हूँ, ये घर मैसेज जा रहा है, ये डायरी में नोट जा रहा है नेक्स्ट डे, या बच्चे को मैं काउंसलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक ज़ुबानी बात है, वो एक जनरल नॉर्मल है। अब स्पेसिफिक जो जो काम जो प्रॉब्लम जहाँ पे है, जब उसको वहीं पे टारगेट किया जाए तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है, ठीक है। बजाय इसके मैं बाद में उसको एक हजूम के साथ स्पीच कर रहा हूँ, मैं उस स्पीच में मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को अटेंडेंस की इंपॉर्टेंस समझाना चाह रहा हूँ, तो शायद वो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना अब मौके पे ऑन स्पॉट होगा। बच्चा एब्सेंट था, अब बॉन्डिंग यहीं से डेवलप होगी। मेरे क्वेश्चंस क्या हैं कि भाई वाई वर यू एब्सेंट जी, और इसको मैं सिर्फ ओपन छोड़ रहा हूँ कि वाई वर यू एब्सेंट, दिस इज़ नॉट प्रॉपर क्वेश्चन। जिस तरह मैं अभी पिछला हमने कल वाले सेशन में कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चनिंग भी हमने डिस्कस की थी, अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चनिंग है, दिस क्वेश्चनिंग इज बेसिकली रॉन्ग जी। देयर मस्ट ऑलवेज बी सर्टन क्वेश्चन प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड, उसको कुछ ना कुछ हमने कुछ लेवरेज देना है, कुछ क्वेश्चन देना है, या उसको आप कह लें कि फेस सेविंग देनी है हमने उसको डिफरेंट फॉर्म्स में। अगर मैंने ओपन क्वेश्चन छोड़ा तो वो झूठ बोलने पे मजबूर होगा, ठीक है, या वो कुछ ऐसी बात है शायद बता ना पा रहा हो, ठीक है। मैम वजूहत फॉर एग्जांपल, मैं आप कल नहीं आए थे, ठीक है, वर यू बिज़ी, ठीक है, क्या घर में गेस्ट आ गए थे, ठीक है, वर यू नॉट फीलिंग वेल, क्लियर, क्या कोई कोई रिलेटिव्स में शादी थी किसी की, या कोई फौतगी थी। मैं मुख्तलिफ उसको ऑप्शन देता जा रहा हूँ। दिस ऑप्शन एक्चुअली, दीज ऑप्शंस आर एक्चुअली कॉन्फिडेंस बूस्टिंग स्ट्रेटजी, कि ये उस बच्चे को कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं कि माई टीचर इज़ देयर विद ओपन माइंडेड स्टेचर जी, कि टीचर जो है मैं कोई भी उसका आर्ग्यूमेंट दूंगा तो वो उसको ओपन माइंडेड, ही इज़ रेडी टू लिसन टू ऑल दैट। क्लियर, फ्रॉम हियर डिस्कशन स्टार्ट्स जी। क्लियर, ये मैं एक सेगमेंट बता रहा हूँ कि मैंने जब सवाल पूछ के बच्चे को स्टेयरिंग मोड में आ गया, क्लियर, बच्चा आधा वहीं उसके अंदर एक फियर फैक्टर डेवलप हो रहा होता है, और लेकिन वही मैं जब सवाल पूछ के उसके साथ हिंट्स दे रहा हूँ, क्ल्यू दे रहा हूँ, मुख्तलिफ ऑप्शंस दे रहा हूँ, तो उसके माइंड में साइकोलॉजी कहती है कि ओपन क्वेश्चन जो होता है दैट लीड्स टू फियर, और जो क्वेश्चन सपोर्टिव क्वेश्चन होता है, क्लियर, वो क्वेश्चन जिसके साथ ऑप्शन भी आपको मिल रहे हो, दैट 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 लीड्स टू कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसमें क्या कॉन्फिडेंस भी मिल रहा होता है, ठीक है, वो बच्चा जो है वो आपके साथ एक बॉन्डिंग भी डेवलप हो रही होती है, और अबव ऑल मैं उसको इंप्रेशन क्या दे रहा हूँ कि ही इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कल वो नहीं था, आई मिस्ड हिम। अगर मैं सिर्फ खड़ा करके गिनती पूरी कर लूँ जी, कल ये नहीं थे, एब्सेंट थे, ठीक है, उनको 5 मिनट मैंने खड़ा करना है, 10 मिनट मैंने खड़ा करना है, वार्न करना है, वार्निंग लेटर इशू करना है, जो भी करना है, वो सारे एक्शंस उतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितनी ये डिस्कशन यहाँ इफेक्टिव होगी। सपोज जी, मिसाल दे रहा हूँ ख़ास तौर पे कि कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है जी, बच्चा बीमार था, तो माई कंसर्न फॉर हिम जी, कि मैं उसकी सेहत के बारे में पूछ रहा हूँ। फैमिली में किसी की डेथ हो गई, मैं उस बारे में पूछ रहा हूँ, चाहे वो जितना छोटे लेवल से, इसको आपने हमेशा आप छोटे लेवल से ऊपर तक लेते आए आप, क्लियर, दीज आर देयर कंसर्न्स, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। फॉर एग्जांपल, उसकी बहुत किसी करीबी की डेथ हुई है और मैंने पूछा तक भी नहीं है, तो वो नोइंगली अननोइंगली बच्चा जो है उसका और मेरे दरमियान एक गैप आ रहा है, ठीक है, ब्रीच डेवलप हो रहा है, गल्फ क्रिएट हो रही है, जो शायद लेक्चरिंग से कभी भी कवर ना हो पाए। और वो अगर मैं के लफ्ज़ एक बोल रहा हूँ कि नोइंगली या अननोइंगली, नोइंगली फिर कह लें इतना डिज़ास्टर्स नहीं है जितना अननोइंगली है। जब वो अननोइंगली बचा मुझसे उसकी अटैचमेंट आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ती जाएगी, तो वो एक लूप से बिल्कुल निकल जाएगा। साइकोलॉजी कहती है, बच्चे के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि वो बच्चा समझ रहा होता है कि वो मेरे उस सर्कल का, मेरे उस स्फीयर का हिस्सा ही नहीं है, यानी वो अनइम्पॉर्टेंट है या वो इरेलेवेंट है। मैं फिर साथ एक लफ्ज़ अटैच कर रहा हूँ, क्या अननोइंगली उसके दिमाग में बात बैठ जाती है कि दैट ही इज़ इरेलेवेंट, क्लियर, या ही इज़
एटलीस्ट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर वो आया ना आया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। या उसकी एब्सेंस से कोई 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 कह लें कोई भी डिस्कशन कभी भी जन्म नहीं लेगी, उसको कहीं जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा। क्लियर। और उसका एक वो एक कॉमोफ्लॉज ले लेता है उस चीज़ का। उसको मैं आसान तौर पे यूँ समझाऊँ कि जिस तरह अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी कि जिस तरह बच्चे के सामने फॉर एग्ज़ाम्पल आप बार बार कहते रहें कि जी ही कांट डू इट, तो साइकोलॉजी कहती है कि बच्चा उस इनएबिलिटी का कामोफ्लॉज ले लेता है कि मेरे जो बड़े हैं उन्होंने पहले ही मान लिया है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। और तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो काम करना ही छोड़ देता है। तो उसे पता होता है कि मेरे से रिलेटेड किसी की कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं है कि मैं ये कर भी सकता हूँ। जब मैं नहीं कर सकता तो मुझे कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आपके उस लूप से निकल जाएगा। दूसरी तरफ क्या है जी, जब मैं उसे ये कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, तो वो इनडायरेक्टली थोड़ा सा वो कैप्चर हो जाता है, ठीक है। वो बाउंड हो जाता है, वो लिमिटेड हो, उसी बाउंड होने को हम क्या कह रहे होते हैं कि एक बॉन्डिंग डेवलप हो गई है। तो ये डिस्कशन, मैं को ये नहीं कह रहा कि बड़े टॉपिक पे डिस्कशन नहीं, छोटी छोटी चीज़ों की डिस्कशन भी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। आगे आप देख लें मिसाल जी, टीपीएस था आपका फॉर एग्जांपल, दैट टाइम जी आपने क्या किया था वहाँ पे कि हमने क्या क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेवल, एक क्वेश्चन मैंने फ्लोट किया, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन के बाद मैंने बोर्ड पे आज के ऑब्जेक्टिव, ये वो टाइम था जिस वक्त मैंने ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करने होते हैं, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्टिव मेंशन कर दिए, ठीक है। अभी अनाउंस नहीं किए, तरतीब ज़हन में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन फ्लोट किए, ऑब्जेक्टिव उस वक्त मेंशन कर दें, उसके बाद मेंशन कर दें, या टीपीएस के बाद करें, मेंशन करके क्लियरली अनाउंस करने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहने का मकसद मैं टीपीएस के क्वेश्चंस के बाद बच्चों के बीच में जाऊंगा, ठीक है। वो चाहे 1 मिनट है, 2 मिनट की, 3 मिनट की एक्सरसाइज है, वो छोटे एक आध दो जुमले हैं, क्लियर। आई क्रिएट एन एनवायरनमेंट, मैं एक ऐसा माहौल बनाऊंगा कि एज इफ आई एम डिस्कसिंग विद दैम, मैं उस ग्रुप के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं उनकी डिस्कशन में शामिल हूँ, ठीक है। मैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हेल्प करने की, या मैं उनसे पूछ रहा हूँ, या समटाइम मैं ऐसा इंप्रेशन दूंगा कि दे नो मोर देन मी, ठीक है। उनके पास मुझसे ज़्यादा उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। सपोज टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, आई माई सेल्फ टू इट, कि मुझे बात का तो उस चीज़ का पता भी हो, लेकिन मैं बच्चों को ऐसे इंप्रेशन देता हूँ जिस तरह मेरे ज़माने में ये चीज़ नहीं होती थी, ठीक है। नई चीज़ आई है, नया मोबाइल है, नई टेक्नोलॉजी है, दे नो मोर देन मी। जितना मैं अपनी इग्नोरेंस शो करता हूँ, बच्चे उतना कॉन्फिडेंट होकर उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाते हैं। फिर आपका बबल चार्ट आगे आ गया जी, उस वक्त वंस अगेन जी, कि चाहे वो मेंटेनेंस हो रही है, चाहे वो उसकी एलेबोरेशन हो रही है, दोनों रिहर्सल्स में डिस्कशन फिर आएगी। फिर मैं कहूँ जी चाहे R1 है, डिस्कशन है, R2 है, इसमें तो सबसे ज़्यादा आपने जो टारगेट करना है उस डिस्कशन को, दैट विल बी देयर इन R2, कि R2 के वक्त आप बेसिकली करते क्या हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। साथ दोबारा उसका हल्का सा हिंट देता हूँ कि हम कोई टास्क होता है, उस टास्क में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। और ख़ास तौर पे वो टास्क के बाद ध्यान में रखिएगा कि वो टास्क बेशक टेक्स्ट से फाइंड आउट करना है, ठीक है, टेक्स्ट पे डिस्कशन करके फाइंड आउट करना है, टेक्स्ट की कॉम्प्रीहेंशन करके फाइंड आउट करना है। उसके बाद उसको राइटिंग मोड में लाजमी लेके आना है क्लासरूम के अंदर ही, चाहे वो 2 लाइनें हों, ठीक है, चाहे वो 10 लाइनें हों, चाहे वो पैराग्राफ हो, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ दैट चाइल्ड जी। इस वक्त मैं फिर कहूँ आई विल बी देयर अमंग दैम, मैं उनके बीच में मौजूद रहूंगा। यहां फिर मुझे क्या मिल रही है, डिस्कशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी, क्लियर। फिर इसके बाद क्या कि आपका काइनेस्थेटिक कोई टास्क है जिसमें प्रैक्टिकली आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कोई मॉडल मेकिंग है, या कोई आप कह लें कि माइंड मैप बच्चों से बनवा रहे हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे सपोज कंपोजिशन का लैंग्वेज में टॉपिक होता है कि जिसमें हम कंपोजिशन में कोई टॉपिक राइटिंग है, कोई स्टोरी राइटिंग है, कोई पोएम राइटिंग है, कुछ और है, उस वक्त फिर मुझे आप कह लें कि एक डिस्कशन का एक मौका मिल जाएगा। और फाइनली जो आपकी असेसमेंट है, क्लियर, वंस अगेन जी, क्लियर, उसमें अगर आप ख़ास तौर पे प्रेजेंटेशंस रख रहे हैं तो यू कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ डिस्कशन जी। अब लैंग्वेज है ख़ास तौर पे फॉर एग्जांपल, वहाँ पे जो आप स्पीकिंग स्किल टारगेट करते हैं, वहाँ पे आप ऐसे टॉपिक बच्चों को दे रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। अब वो डिस्कशन का कह लें कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन, वो अकॉर्डिंग टू लेवल, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंगली वो
अपेरेंटली कहना तो नहीं चाहिए, सम टाइम हो सकता है स्टूपिड से लेके बड़ी वाइज डिस्कशन तक का लेवल भी है ना, ठीक है, बीच में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एंड आई विल ऑलवेज इनकरेज दैम जी। और करेक्ट कैसे करना है, मैंने उसका मोड क्या बताया था, सपोज सम चाइल्ड इज सेइंग समथिंग रॉन्ग, मैंने उसको ये कहना कभी भी नहीं होता कि यू आर सेइंग रॉन्ग जी, क्लियर। मैंने पहला जुमला क्या बोलना है, उसको बकअप करना है, पॉजिटिव मैसेज देना है, गुड न्यूज़ देनी है, दैट सुपर्ब, वेल डन, यू आर डूइंग वेल, साथ उसी चीज़ को ठीक करके दोबारा बोल देना होता है। सपोज वो कुछ सेंटेंस गलत बोल रहा है, मैंने उसको नहीं कहना कि आप गलत बोल रहे हो, मैंने उसको बकअप करना है, मैंने उसी सेंटेंस को ठीक करके बड़ा स्लो 3-4 दफ़ा रिपीट करके बोल देना है, वो खुद बहुत समझ जाएगा कि वट एवर ही सेड इट वॉज रॉन्ग, क्लियर, जो मैं वो उसकी करेक्शन, लेकिन उसके माइंड में साथ वो क्या, वो कॉन्फिडेंस उसका लूज नहीं होगा, वो चूंकि मैं उसको ऑलरेडी बकअप कर चुका हूँ, दैट सुपर्ब, वेल डन, यू आर डूइंग वेल जी, एम आई क्लियर जी। So at every moment जी, whether I'm talking about some mistake, whether I'm talking about notebook checking, clear, whether I'm talking about certain orientation segment, जो क्लास में बच्चों को instructions दे रहे होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, नोटबुक से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, जितनी भी हैं, in that discussion, always remember that our prime target is that child, clear, the involvement of that child, ठीक, डिमांड ऑफ परफेक्शन इज नॉट देयर। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि दैट व्हेन आई एम सेइंग डिस्कशन, पार्टिसिपेशन और वट एवर आई एम डूइंग इनसाइड द क्लासरूम, क्लियर, आवर प्राइम टारगेट इज दैट चाइल्ड जी, दैट स्टूडेंट, दैट पीपल, हिज इन्वॉल्वमेंट। द प्राइम टारगेट इज नॉट परफेक्शन जी, और एटलीस्ट करेक्शन जी, वो इनडायरेक्टली हो ही रही है। व्हेन आई एम डिलीवरिंग समथिंग, व्हेन आई एम डिस्कसिंग समथिंग, तो वो तो क्या ऑलरेडी करेक्ट है ही है ना। अब मैंने मुड़ के बच्चे से सवाल का जवाब है तो मुझे परफेक्ट नहीं चाहिए, करेक्ट नहीं चाहिए, मिनिमम लेवल क्या है कि दैट ही मस्ट आंसर, ही मस्ट रिस्पॉन्ड, ही मस्ट पार्टिसिपेट जी, in the beginning phase specifically. Are you getting my point जी? कि मोस्टली हम क्या होता है, सवाल एक पूछा, ठीक है, बच्चे ने गलत जवाब दे दिया। अब नॉर्मल विजडम यही है कि वो गलत जवाब है तो मैं उसको ठीक करूं ना, लेकिन पहले फेज पे मैं किस पे फोकस करूंगा कि अगर उस बच्चे ने कभी जवाब दिया ही नहीं है, आज अगर दे दिया है, बेशक गलत भी दिया है, तो मेरे माइंड में क्या है, चलो शुक्र है जी, पार्टिसिपेट तो किया ना उसने, ठीक है, मैं उसको बकअप करूंगा, लेकिन साथ बोलते बोलते अपनी डिस्कशन में उस गलत चीज़ को ठीक भी कर दूंगा। am I clear जी। और इसमें ये सारे प्रोसेस में वंस अगेन जी, दैट स्टूडेंट फाइल, उसको नहीं भूलना आपने, दैट मस्ट बी देयर इन माई माइंड जी, आई मस्ट बी देयर विद सर्टन सेट टारगेट्स। और ये स्टूडेंट फाइल, ये सेट टारगेट मैं बार बार क्यों कहता हूँ, वहाँ भी हमने डिस्कस किया था मेथडोलॉजी में भी, यहाँ फिर उसको हल्का सा मेंशन कर दूँ कि दैट यूजुअली इट हैपेंस दैट अ टीचर इज ऑलवेज देयर जी, एंक्शियस टू go for the perfection of all of them at a time, which is humanly impossible। कि 30 बच्चे हैं, कोशिश मेरी क्या होती है, मैं 30 के 30 को एक ही चीज़ पे टारगेट करूं, मैं 30 के 30 को परफेक्ट बनाऊं, 30 के 30 हर काम में अच्छे हों, जो नॉर्मली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जी। मतलब जी, तो उसमें हमने जो स्टूडेंट फाइल है तो वहाँ मैं डायसेक्ट करूँगा, आई विल सेट द टारगेट्स जी, कि फॉर एग्जांपल इन 30 में से ये 5 बच्चे हैं, इनका अभी एट द मोमेंट प्रॉब्लम क्या है जी, दे आर शाय, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। अभी मैं इनका क्लास वर्क, अभी मैं इनका होमवर्क, अभी मैं इनकी प्रेजेंटेशन, अभी मैं इनकी बाकी सारी चीज़ें फिलहाल छोड़ दूंगा, इनको सिर्फ मैंने किस एरिया में टारगेट किया हुआ है, पार्टिसिपेशन में। दूसरे 5 बच्चे हैं जी जिनका मुझे लग रहा है कि दैट होमवर्क, या होमवर्क से मुराद ही क्या होती है जब भी होमवर्क लिया जाता है, कि मीन्स दैट दे आर नॉट गेटिंग द थिंग्स, दे आर गेटिंग ऑन द थिंग्स, ठीक है, वो मैं टास्क्स में जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं पा रहे,
ठीक है, जिसकी रिफ्लेक्शन हमें, जिसका रिस्पॉन्स हमें कहाँ से नज़र आ रहा होता है कि व्हेन दे आर नॉट डूइंग होमवर्क। जी होमवर्क तो एक टूल है, एक इंडिकेटर है इस चीज़ को समझने का कि बच्चा मेरे साथ अभी क्लास में फुली इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है। जो फुली इन्वॉल्व मैं उसके इन्फ्लुएंस में चला गया, मैंने अपने इन्फ्लुएंस में उसको ले लिया, ठीक है, अपने स्फीयर में उसको ले लिया, वो बच्चा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वो होमवर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ होमवर्क से मुराद, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि होमवर्क से मुराद मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं बच्चे को 10 पेजेस दे के भेज दिए, वहाँ से छापा मारो, यहाँ कॉपी कर दो। वो मैं उसको एक ऐसा टूल यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे पास एक एज एन इंडिकेटर है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या वो बच्चा मेरे साथ उस क्लास की जो भी एक्टिविटी है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कॉन्टेंट है, जो स्किल है, कॉम्पिटेंसी है, लर्निंग आउटकम है, जो ऑब्जेक्टिव है जिसको मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, उस प्रोसेस में साथ शामिल हुआ नहीं हुआ। तो अब इन 5 बच्चों का सारा फोकस मेरा किस पे होगा उनके, कि वो मैं क्या उनको R2 में, हमने क्या कहा था कि होमवर्क इज रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट, क्लास वर्क, और बाकी सारे क्लास वर्क में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने इसको कहाँ रखा हुआ है, R2 में जी, कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो क्लास वर्क नहीं है। क्लास वर्क वो होता है व्हेन द चाइल्ड हिमसेल्फ इज डूइंग समथिंग जी। अब बाकी सारे सेगमेंट्स में भी बच्चा कर रहा है, ठीक है, टीपीएस में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे एक चीज़, एक एरिया, एक सेगमेंट ऐसा रख दिया कि जो फुली क्या है, किसकी सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, किसकी सिर्फ एक्टिविटी है, सिर्फ किसकी परफॉर्मेंस है, चाइल्ड स्टूडेंट की, वो किस में आ रही है, R2 में जी, सेकेंड रीडिंग में। मैं इन बच्चों को इसमें टारगेट कर लूँगा। इज दैट क्लियर जी? किसी और का सपोज जी यूनिफॉर्म इशू है, मिसाल बिहेवियर इशू है, उन 5 का कोई अलग टारगेट कर लूँगा। अब आप आर यू नोटिसिंग दैट कि मैं उन 30 को डायसेक्ट करके मैंने कुछ टारगेट सेट किए हैं। वो टारगेट्स वीकली भी हो सकते हैं, वो टारगेट्स मंथली भी हो सकते हैं, कि एंड दोज टारगेट्स मस्ट बी डिस्कस विद द हेड, मस्ट बी इन द नोटिस ऑफ हेड जी। क्लियर? और ये मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार कि भाई मैं हेड के नोटिस में है, ठीक है, मैं बीइंग अ टीचर क्लास में, मैं सपोज जिन 5 बच्चों के मैं कॉन्फिडेंस पे काम कर रहा हूँ, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे काम कर रहा हूँ, उनका शाय एटीट्यूड या हेजिटेंट एटीट्यूड ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं उनके होमवर्क में, बाकी टास्क में उनकी मिस्टेक्स को इग्नोर करूँगा। am I क्लियर? तो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि मेरे हेड को अगर ये पता ही नहीं है कि मैंने इस वीक या इस मंथ में इन बच्चों को सिर्फ क्या टारगेट किया हुआ है, मैं उनको बूस्ट अप करना चाह रहा हूँ, मैं उनको कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ, मैं उनको सर्कल में लाना चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ परफेक्शन डिमांड नहीं है, मुझे सिर्फ डिमांड मेरी क्या है वहाँ पे, इन्वॉल्वमेंट। तो हेड के में भी वो नोटिस होना चाहिए, कहीं एवेल्युएशन में कहीं ऐसा तो ना हो कि भाई मैं क्या इसको क्या समझूँ कि जी ये 5 बच्चे बाकी चीज़ों में इग्नोर हो रहे हैं, मैं बाकी चीज़ों में इग्नोर नहीं कर रहा, मैं बाकी चीज़ों में उनको फ़िलहाल मैंने उतना मैं टारगेट नहीं किया हुआ जितना सिर्फ किस में टारगेट किया हुआ है, इन्वॉल्वमेंट में। इन 5 को मैंने किस में टारगेट किया हुआ है, R2 में। क्लियर? इन 5 को मैंने किस में टारगेट किया हुआ है, सपोज उनका कोई बिहेवियरल इशू है, क्लियर, कोई उनका कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनका। इज दैट क्लियर जी? और ये सारी चीज़ें अब आप कहें जी हेड के नोटिस में कब आएंगी, किसके थ्रू आएंगी, थ्रू स्टूडेंट फाइल, और कब आएंगी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जी। यानी हर चीज़ का आप नोट करते जा रहे हैं कि उसको कहीं ना कहीं जाके वो लिंक कहाँ पे हो रही है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग के साथ। जो सैटरडे हमने ऑफ रखा कि उस सैटरडे में हमने क्या कहा कि ये सारी यही चीज़ें डिस्कस होनी है ना, कि मेरा नेक्स्ट वीक का प्लान है कि उस नेक्स्ट वीक के प्लान में मैं अपने हेड से शेयर कर लूँ कि ये मैंने 5-5 बच्चे सपोज जी ग्रुप से डायसेक्ट किए हुए हैं, इन 5 के मैंने इस एरिया पे काम करना है। अब इसी में मिसाल एक ले लें, फॉर एग्जांपल कुछ 5 बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। अब सम टाइम ऐसा होता है कि आपको नहीं लगता कि उन बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, कि सपोज में 25 बच्चे जो हैं वो एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, और 5 जो हैं वो अबव एवरेज हैं। क्या मेरे पास उन अबव एवरेज के लिए भी कोई प्लान है, या मैं उनको नॉर्मल प्लान के साथ ही चलाता जा रहा हूँ? लेकिन जिसका एक गलत तरीका क्या आया कि उठा के सेक्शन ही अलग बना दो जी, कि स्कूल में से, कॉलेज में से, ठीक है, बच्चे अच्छे अच्छे चुन के, जो एक बहुत बड़ी ज्यादती है कि जब हम क्लियरली उसको इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक अनाउंस्ड, ठीक है, एक कह लें कि जुर्म कर रहे होते हैं, कि जिसमें हम क्लियर बच्चों को वाज़ेह बता रहे होते हैं कि ये जो मैंने आर सेक्शन से सपोज 5 हैं मैंने निकाले, हो क्या रहा है इस वक्त, विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, विद अपॉलॉजी जी, सारे ठीक होंगे, सारे बहुत महान हैं, लेकिन एजुकेशन इस चीज़ को नहीं मानती।
ठीक है। एजुकेशनल थियरीज़ में ये चीज़ें आई भी थी लेकिन बड़ा स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दी गई कि भाई इससे क्या होता है, फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान होता है, दोनों को नुकसान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये 5 बच्चे कौन से थे? एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। ये बाकी जो हैं ये क्या हैं? लेस एक्टिव हैं, ठीक है, या लीस्ट एक्टिव हैं, या ज़ीरो पार्टिसिपेंट हैं। दोनों को नुकसान होता है। मैंने क्या किया, हर जगह से 5-5 निकाल के सपोज सेक्शन ही अलग बना दिया, और मैंने उनको क्या कह दिया, ये सुपर सेक्शन है जी, या ये बेटर सेक्शन है जी, और ये क्या है, एवरेज सेक्शन है। पहली बात, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब मैंने सपोज मिसाल मैंने ए सेक्शन बनाया जिसमें सारे अच्छे बच्चे हैं जी, बी सेक्शन मैंने कैसा बनाया जिसमें क्या है जी, एवरेज बच्चे हैं जी, सी सेक्शन मैंने कैसा कर दिया जिसमें क्या है, बिलो एवरेज हैं। क्लियर? ये एक डिबेट है, एवरीबडी हैज़ अ राइट, क्लियर, आई रिजर्व द राइट टू हैव माई ओन ओपिनियन, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ माई टीचर्स, ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल फ्रॉम हुम आई लर्न जी, दे निगेट इट। कि उसमें क्या होता है कि यहाँ आपने क्या रखे है, अबव एवरेज, ये कौन से हैं, एवरेज, और ये कौन से आगे, बिलो एवरेज जी। अब इन दो को अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आपने तो कॉमोफ्लॉज दे दिया, कि साइकोलॉजी कहती है कि ये दो कैटेगरी के बच्चे तो खुद बहुत, कोई हमारे प्रिंसिपल ने, स्कूल ने, हेड ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, सारों ने मान लिया वी कांट डू इट, यानी उनकी आधी परफॉर्मेंस तो इसी बेस पे ही रह जाएगी। एंड व्हाट आई ऑब्जर्व जी, कि मैंने आई हैड बीन देयर द पार्ट ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, बीइंग अ टीचर मैं सर्व करता रहा हूँ मुख्तलिफ, तो मैंने जो देखा है कि इन दो सेक्शंस के दौरान भी मुझे बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे मिले हैं, ठीक है, जिनकी परफॉर्मेंस इन बच्चों से भी ज़्यादा अच्छी थी। वो सिर्फ बी और सी सेक्शन में रखे क्यों गए, कि उनकी सिर्फ पेपर मैनिफेस्टेशन, उनके क्या एग्जाम में मार्क्स क्या आए थे, थोड़े आए थे जी, यानी इनका टैलेंट, इवन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने सी सेक्शन, जिसको आप मैं क्या कह रहा हूं, नाम एक रख रहा हूं मैं, आप ABC से मुराद XYZ कोई भी रख लें, जो जनरली होता है मैं वो बता रहा हूं, कि यहां मैंने जो बिलो एवरेज सेक्शन है उसमें कुछ बच्चे हमेशा ऐसे देखे जो अबव एवरेज वाले बच्चों से भी बेहतर थे, ठीक है, उनका कैलिबर उनसे ज़्यादा था, लेकिन सिर्फ क्या, एग्ज़ाम में उनके प्रीवियस क्लासेस में मार्क्स कम होने की वजह से उन्हें यहाँ रख दिया गया। उसमें फिर एक डिबेट आए कि जी अगर उनको मौका दिया जाना चाहिए, हाँ दैट्स बेटर एक्सेप्टेड, कि उनको मौका देना चाहिए, कि उनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी हो तो उनको क्या वहाँ मूव कर दिया जाए, ये चीज़ ठीक है, अग्रीड, एक्सेप्टेबल, कि एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी, ये कंपटीशन से यहाँ मुराद पॉजिटिव कंपटीशन भी क्रिएट हो गई, तो वो इंसेंटिव ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये मैं कहूँ जी पूरा साल 2 साल अगर हमेशा इन बच्चों को यहीं पे रखना है, क्लियर, या इवन साल तक भी रखना है, तो मैं इस हक में नहीं हूँ जी। साल भी नहीं रखना चाहिए कि मैं साल पूरा वेट करूँगा, साल के बाद रिजल्ट आएगा तो मैं उनको प्रमोट करूँगा, नहीं हो सकता है वो साल में फिर और डाउन हो जाए, क्लियर, तो वो प्रॉब्लम है। अब बात क्या हो रही थी, मैंने क्या कहा, ये एक्टिव पार्टिसिपेंट है, तो क्या इनके लिए मेरे पास कोई प्लान है, क्लियर, इनके लिए सपोज कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, ठीक है, यानी ये अगर सपोज ये वाले जो 25 बच्चे थे, ये मिसाल के तौर पे अगर मैं परफॉर्मेंस में कहूँ 70% के लेवल पे पहुंचे हुए हैं, और ये वाले जो एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं ये कहाँ पहुंचे हुए हैं, 90% पे, तो इनके लिए क्या, एम आई डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, हाउ एम आई डूइंग जी। अब उसको फिर आप डाइसेक्ट कर लें अपने टास्क्स में, चाहे वो TPS है, चाहे वो बबल चार्ट है, चाहे वो R1 है, चाहे वो R2 है, R3 है, काइनेस्थेटिक है, असेसमेंट है, यहां इन बच्चों के लिए मैंने क्या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रखना है। वो आप कह लें टास्क की नौयत, इनका टास्क में थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दूंगा, यानी लेवल आप देख लें, यहां जरा नोट कीजिएगा जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी, कि यहां फॉर एग्जांपल कि डिफिकल्टी लेवल है, तो इन बच्चों का डिफिकल्टी लेवल में क्या रखूंगा, जरा हाई रखूंगा। बाकी जो बच्चे हैं उनका डिफिकल्टी लेवल में क्या रखूंगा, एवरेज। डिपेंडिंग अपॉन द टास्क जी, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट जी। मिसाल साइंसेस की ले लें जी, कि साइंस के कोई टॉपिक्स हैं तो इनके वट एवर इज अवेलेबल देयर इन बुक्स जी, जो आपकी कोर्स बुक है उसमें जो अवेलेबल है, तो ये 70% वालों के लिए वही टास्क है जी। इनको ये साथ में एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूं, दैट आई विल गो फॉर सर्टेन एक्स्ट्रा असाइनमेंट जी, डू सर्च इट फ्रॉम इंटरनेट जी, फ्रॉम अदर सोर्सेज जी। वो इनकी कोई असाइनमेंट ऐसी हो सकती है जो क्या हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो,
वो बुक के कंटेंट से निकल के थोड़ा हटके भी हो सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? यानी इनका जो डिफिकल्टी लेवल है किसी भी टास्क का वो क्या हो जाएगा? हाई। बाकियों का सारों का क्या हो जाएगा? एवरेज। और अब जो मैं कह रहा था कि इन सारों को इकट्ठा रखने का, वो एजुकेशन क्या कहती है कि जी दैट दीज आर बेसिकली द मोटिवेटर्स विद इन दैम। इट इज मोटिवेशन फॉर दैम, इंस्पिरेशन फॉर दैम, फॉर द एस्पिरेंट्स दे आर देयर एन एसेट। क्लियर जी? अब ये 5 हैं सपोज, तो इनमें से हर एक को मैं, जब मैंने ग्रुप बनाए थे, जब हमने ग्रुप डिस्कस किए थे, तो इन 5 को मैं उन ग्रुप्स में डिवाइड कर दूंगा ना। डोंट यू थिंक दैट कि वो ग्रुप जो बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस है जिस ग्रुप की, उस ग्रुप में मैं एक एक्टिव पार्टिसिपेंट एक बच्चा डाल दूंगा, तो जीरो से उनकी परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आएगी नहीं आएगी? अब क्लियर जी? जिसको पीयर लर्निंग कहते हैं, एजुकेशन कहती है कि बाज़ औक़ात टीचर, सिस्टम, स्ट्रेटजी, मेथडोलॉजी, मैकेनिज्म सब कुछ फेल हो जाता है, पीयर लर्निंग ऐसी है जो इफेक्टिव हो जाती है। अब जब मैं पीयर लर्निंग की बात कर रहा हूं तो डोंट यू थिंक दैट कि मैं खुद ही एक क्लैश क्रिएट कर रहा हूं। अब जब अगर मैं परफॉर्मेंस बेस पे मैंने डिफरेंट बच्चों को कैटेगराइज कर दिए, इवन सेक्शंस में ही अलग रख दिया, तो फिर पीयर लर्निंग कहां पे है? डोंट यू थिंक दैट एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जिसको पीयर लर्निंग का, तो वो यहां पीयर लर्निंग फिर कैसे होगी? गेटिंग माय पॉइंट? ये दो बातों में आपको क्लैश नजर आ रहा है। एजुकेशन क्या कह रही है जी? पीयर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं क्या कह रहा हूं? मैंने उन बच्चों के दरमियान दीवार खड़ी कर दी है। इट ब्लॉक्स पीयर लर्निंग जी। इज दैट क्लियर जी? सो कंक्लूसिवली जी, मीन टू से दैट चाहे वो क्लास पार्टिसिपेशन है, डिस्कशन है, कुछ भी है, वो क्या है? बेसिकली किसके लिए है जी? स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट जी। दैट इज नॉट देयर फॉर परफेक्शन जी। नेक्स्ट जी, इसी से ही लिंक्ड चीज है, इसी से ही डिराइवन है, ये क्या लें, इसी का ही एक सेगमेंट कि ड्यूरिंग लेसन एवेल्युएशन, मैंने डिस्कशन देख लीजिए क्या है, उसी में साथ एक नेक्स्ट पॉइंट ऐसी से रिलेटेड, वो क्या है जी? कि एविडेंस ऑफ डिफरेंशिएशन जी। एविडेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लियर? व्हाट इज इट जी? क्लासिफिकेशन, जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी। ये कहां से मिलेगा? बेसिकली कहां पे है ये स्टूडेंट? फाइल में जी। कि जो मैंने अबव एवरेज, एवरेज, सपोज बिलो एवरेज, अगर मैंने 3 कैटेगरीज की हुई हैं, आप किसी भी तरह इसको कर सकते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट, लेस एक्टिव पार्टिसिपेंट, या जीरो पार्टिसिपेंट, लीस्ट पार्टिसिपेंट, व्हाटएवर यू नेम इट जी, नाम आप कोई भी दें जी। क्या ड्यूरिंग क्लास जी, बीइंग अहेड, मुझे ये डिफरेंस नज़र आ रहा है? और उसका मैंने क्या कहा आपको, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई क्या है, यहां डिफिकल्टी लेवल क्या हो जाएगा? हाई। यहां क्या हो जाएगा? एवरेज। यहां एक्सपेक्टेशंस लेवल क्या है जी रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस? हाई। यहां पे क्या है? एवरेज। मैं एक्सपेक्टेशंस लेवल से मुराद क्या है कि व्हेन सपोज आई एम आस्किंग, आई एम गोइंग फॉर समथिंग, सम टास्क जी, तो हो सकता है मैं अगर परफेक्शन है तो यहां डिमांड करूं, लेकिन यहां मैं डिमांड नहीं करूंगा। am I क्लियर जी? या अगर यहां पे दैट अबव एवरेज हैं, तो उनका प्रीवियस स्टेटस क्या था? क्या वो आर दे इंप्रूविंग? आर दे गेटिंग बेटर? आपने अक्सर नोट किया होगा जी कि एक्टिव पार्टिसिपेंट
के फेलियर की बहुत बड़ी वजह ये भी होती है उनका ओवर कॉन्फिडेंस, कि वो ओवर कॉन्फिडेंस सम टाइम उनको टास्क से ही हटा देता है, उनकी पार्टिसिपेशन ही कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है या इररेलेवेंट हो जाती है सम टाइम, कि वो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में कि वो कर लेंगे या वो कर सकते हैं। आपने नोट किया होगा कि वो अक्सर काम करना ही छोड़ देते हैं, या सम टाइम अपेरेंटली जो उनको बहुत इजी टास्क ले रहे नज़र आ रहे होते हैं वो उसको लाइट ले लेते हैं, वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? बीइंग अ टीचर एवरीबडी नोज इट जी। जिस किसी ने क्लास में पढ़ाया हुआ है, डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ाया हुआ है, मैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पढ़ाना भी डिपेंड करता है कि इंसान सारी ज़िंदगी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहे, वो कभी भी ग्रेड 1 के टीचर की प्रॉब्लम्स नहीं समझ सकता। am I क्लियर जी? जिसने अगर सिर्फ प्री स्कूल में किया है तो वो स्कूल की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। जो स्कूल जूनियर स्कूल है, मिडिल जीएस हैं, वो आपके हाई स्कूल और कॉलेज लेवल के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। क्लियर? जिन किसी ने भी अगर सारे लेवल्स डिफरेंट लेवल्स पे क्लियर ये चीज़ ऑब्जर्व की हो तो दे वुड अग्री कि आपके मोस्टली, जो मैं मिसाल दूं कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक में कुछ बच्चे बड़े अच्छे मार्क्स लेके हमारे ऊपर आते हैं कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में जाके उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल रह जाती है। क्यों? कि वो मैट्रिक का डिफ़िकल्टी लेवल और कॉलेज का डिफ़िकल्टी लेवल वो समझते हैं एक ही है, या एफर्ट लेवल एक ही है, स्ट्रगल लेवल एक ही होगा। हालांकि एक बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ा गैप है, ह्यूज डिफरेंस। तो अक्सर उनकी परफॉर्मेंस कॉलेज में जाके, यानी हो सकता है मैट्रिक में उन्होंने टॉप किया हुआ, कॉलेज में जाके वो बच्चे क्या हो जाते हैं, एवरेज पे आ जाते हैं या इवन बिलो एवरेज पे चले जाते हैं। और वजह उनकी क्या होती है उसके पीछे ध्यान में रखिएगा, सिर्फ एक उनका एटीट्यूड, वो कौन सा? ओवर कॉन्फिडेंस का। am I क्लियर जी? तो अब उसको यानी उनकी झील को, ठीक है, उनकी उसे क्वेंच को सेटिस्फाई रखने के लिए मुझे लेवल भी उनके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ रेज करना पड़ेगा। और उसको मैंने नाम आसान क्या दे दिया? डिफिकल्टी लेवल ऑफ टास्क, टफनेस ऑफ टास्क जी, या इवन वाइल असेसिंग दैम, मेरा असेसमेंट क्राइटेरिया उनके लिए थोड़ा सा क्या होगा? टफ होगा। मिसाल मैं आसान से समझाऊं जी, फॉर एग्जांपल ये बच्चे हैं, अभी इनको मैं कुछ राइटिंग टास्क दे रहा हूं जी, एट द मोमेंट दे आर जस्ट टेकिंग अ स्टार्ट विथ सेंटेंस मेकिंग। तो उस सेंटेंस मेकिंग में मैं छोटी मोटी स्पेलिंग की मिस्टेक, छोटी मोटी ग्रामर की मिस्टेक, इनकी मैं इग्नोर करूंगा। किनकी? एवरेज और बिलो एवरेज, इनकी नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर जी? इनका इवन मैं पंक्चुएशन मार्क भी टारगेट करूंगा, कॉमा फुल स्टॉप की एरर भी जो है वो हाईलाइट होगी। ध्यान में रखिएगा जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि ये एविडेंस मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी चीज को सिर्फ आपने एक चीज के साथ लिंक नहीं करना, उसको आप 100 टूल, डिफरेंट टूल होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसी को देख लें कि ये मैं आप कहूँ जी कि मैंने सपोज राइटिंग टास्क है, इनकी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स इग्नोर की, इनकी इग्नोर नहीं की। ये कहाँ कहाँ हो सकती हैं? आपकी नोटबुक्स में, नोटबुक चेकिंग होती है नहीं होती है, ठीक है, फिर आपकी असेसमेंट्स हैं उसमें, अब इनकी असेसमेंट हो रही है तो आई वांट टू इनकरेज देम कि इन्होंने खुद से लिखने की कोशिश की है, इनके सेंटेंसेस हैं, तो मैं उसमें आप कह लें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स को इग्नोर करूंगा जानबूझ के, क्योंकि आई वांट टू इनकरेज देम। अब मैंने पहली फेज में डिस्करेज कर दिया एकदम से कि मैं पहली फेज में उनकी क्या ग्रामर मिस्टेक्स पे आ जाऊं, स्पेलिंग मिस्टेक्स पे आ जाऊं, तो वो बच्चे झिझक जाएंगे, तो वो डिमांड ऑफ परफेक्शन में वो लिख ही नहीं पाएंगे। अभी मैं क्या टूटा फूटा लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, आई लेट देम, ठीक है, आई लेट देम गो फॉर इट जी, लेकिन यहां इतनी छूट मैं नहीं दूंगा। इज अ क्लियर जी? यहां फॉर एग्जांपल वो सिंपल स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं, तो ऐसा ऐसा मैं यहां कौन सी डिमांड करूंगा? थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज करें वो। क्लियर? यहां उनका वोकैबुलरी लेवल अगर फॉर एग्जांपल सिंपल है तो मैं वोकैबुलरी लेवल थोड़ा हायर डिमांड करूंगा। इज दैट क्लियर जी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? यहां स्पेलिंग मिस्टेक्स इग्नोर हो रही हैं तो यहां बिल्कुल इग्नोर नहीं होंगी।
Okay, these are very minute things जी, but very important. Am I clear up till here जी? नेक्स्ट इसी क्लास ऑब्जर्वेशन में जी, इवेल्युएशन में जी, नेक्स्ट चीज जी, क्लास कंट्रोल। अनफॉर्चुनेटली जी कुछ चीज़ें मिक्सअप हो गई हमसे। हमने क्लास कंट्रोल से क्या मुराद ले लिया जी कि हमारे सामने कोई रेजिमेंट बैठी है, ठीक है, कोई पर्सनल बैठे हैं जिनको सिर्फ चुप करके बिठा देना मकसद क्या, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल। नो नो नो, क्लियर? कंट्रोल बाय डूइंग जी, बाय डूइंग समथिंग। सिंपल सा रूल है, जब मेरे पास करने के लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट है तो दे विल टेक इंटरेस्ट जी, दे विल पार्टिसिपेट जी। जब मैं बोरिंग हो गया, जब मेरा काम बोरिंग हो गया, मेरी एक्टिविटी बोरिंग हो गई या उसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई तो आई लूज कंट्रोल। डिसिप्लिन डजंट मीन कि मैं बच्चों को सिर्फ मुंह जिप अप करवा के उनको कुर्सियों पे बिठा दूं, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। नो, दे हैव द राइट टू मूव, दे हैव द राइट टू स्पीक इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। लोगों के मैं मुंह बंद करवा दूं, मैं कह दूं पीपल आर डिसिप्लिन, नो। मैं उनको गुफ्तगू के आदाब सिखा दूं। फर्स्ट रो में बच्चा बैठा हुआ आखिरी रो वाले के साथ वहीं बैठे बात ना कर रहा हो चीख चीख के, दो आपस में 7 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, वो चीख चीख के बात ना कर रहे हो। व्हेन समबडी स्पीकिंग दे मे नॉट डिस्टर्ब अदर्स। किसी के साथ बात करनी है पास जाके बात कर लें। अमा क्लियर जी? सिर्फ यूनिफॉर्म टाई पहना लेने से डिसिप्लिन नहीं आ जाता जी, उसको कैरी कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन जी। उसके साथ एग्जैक्टिव फीलिंग्स आ रही हैं नहीं आ रही हैं जी, सिविलाइज फीलिंग्स आ रही हैं नहीं आ रही, मैनर्स में सिविलिटी आ रही है नहीं आ रही, गुफ्तगू में सिविलिटी आ रही है नहीं आ रही, उठने बैठने चलने फिरने बोलने में। अब क्लियर? नोटबुक के ऊपर छोटी सी मिसाल दूं, कुछ लिखने में रफ और नीच का कॉन्सेप्ट हम आज तक नहीं खत्म कर पाए जी, अनफॉर्चुनेटली जी। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रफ जी। व्हाट डू यू मीन बाय रफ? रफ क्या होता है? रफ मीन्स रबिश। व्हाटएवर चाइल्ड इज राइटिंग दैट इज नीट। कि जब मैं पहले दिन ही बच्चों को ओरिएंट क्या कर रहा हूं कि दैट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रफ और नीट जी, जो कुछ वो लिख रहे हैं दैट इज नीट। अनफॉर्चुनेटली नोटबुक्स अलग रखी जाती हैं जी, सिर्फ क्या जी, पेरेंट्स को एक इंप्रेशन देने के लिए जी। हम कब तक ये फेक काम करते रहेंगे कि जी जो घर नोटबुक जाए वो बिल्कुल ठीक हो जी, उसमें मिस्टेक ना हो जी, वो साफ सुथरी हो जी। सॉरी विद अपॉलॉजीज जी, आई स्ट्रांगली अपोज, आई ऑब्जेक्ट कि वो उसी के ऊपर ही वो वहीं करेगा काम। मुझे एनालिसिस मैंने करना है तो वहीं से मुझे पता चल रहा है कि फ्रॉम वेयर आई टुक अ स्टार्ट। वो काम जो उससे गलत हो रहा है वो भी उसका एविडेंस भी उसी नोटबुक पे होना चाहिए, जो ठीक हो रहा है उसका भी उसी नोटबुक पे होना चाहिए। हम उसको बेसिकली कॉन्सेप्ट ही क्या दे रहे हैं, चोरी यहीं से तो कर रहे हैं ना हम ना, कि पेरेंट्स को दिखाने के लिए जी नोटबुक अलग हो, जो नीट नोटबुक है उस पर सब कुछ ठीक हो जी, उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। क्लियर? उसके लिए दूसरी नोटबुक लगवाई गई है। क्यों लगवाई गई है जी? उस दूसरी नोटबुक पे जी पहले बच्चा लिखेगा तो उसमें गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी, वो मिस्टेक्स टीचर्स करेक्ट करवाएंगी, फिर उसके बाद दोबारा बच्चा जो लिखेगा वो क्या है, नीट नोटबुक पे जी, ताकि जो पेरेंट्स के पास जाए वो ठीक चीज जाए जी। सो डोंट यू थिंक दैट इट्स चीटिंग? या हम करना क्या चाह रहे हैं? मतलब टास्क असल क्या है, बच्चे से कुछ लिखवाना, उसकी प्रैक्टिस करवाना, और हम किस चीज में लगे हुए हैं जी, घर सुथरी नोटबुक चली जाए, पेरेंट्स के सामने सुथरी नोटबुक चली जाए, परफेक्ट चीज चली जाए विद अपॉलॉजीज जी, दैट इज नॉट डिसिप्लिन। क्लियर? ये उस बच्चे की नेचर में हम एक चीज़ डाल रहे हैं, गलत जो डेवलप हो रही है, जो आपने देखा होगा कॉलेज लेवल तक बच्चे मैंने देखे हैं, ठीक है, वो क्या है जी, मेरी नीट नोटबुक नहीं है जी। व्हाट डू यू मीन? कि मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ कि इज इट रबिश? क्या आप कहें जी हम पहले आप ही सपोज लिख रहे हैं यहाँ पे बैठी, मैं अब आपसे पूछूं जी जो कुछ वट एवर यू आर टेकिंग डाउन हम डिस्कस कर रहे हैं, अब आप कल मैं आपसे आके पूछूं जी हमने क्या डिस्कस किया है, आप आके कहें जी मैंने रफ पे लिखा था अभी उसको मैंने नीट करना है, जो मैं बातें कर रहा हूँ ये रफ है, ये जो काम आप कर रहे हैं वो रफ है। या हाउ विल यू डिफाइन दिस रफ एंड नीट? क्लिक क्लॉथिंग क्या आप इसको कहेंगे? इवन कैजुअल भी जो आप कह लें, दुनिया कैजुअल में भी कुछ टर्म्स पे आ गई है
कि कैजुअल नेवर मीन्स कि मैं अजीब सी हालत में चला जाऊं और मैं कहूं जी कैजुअल। कैजुअल की भी कुछ नॉर्म्स हैं ना, क्लियर, चाहे वो कल्चरल नॉर्म्स कह लें, सोशल नॉर्म्स कह लें। सो कंट्रोल इज नेवर देयर दैट आई एम ट्राइंग टू मेक देम स्लेव्स और आई एम ट्राइंग टू मेक देम रोबोट्स। उसका नुकसान क्या होता है? जैसे ही बच्चा थोड़ा सा उसको फ्री माहौल मिलता है, आपकी उन पाबंदियों से वो निकलता है, वो फिर सारी हदें क्रॉस करता है। मैंने उसको क्या कॉन्फिडेंस देना है। क्लासरूम है, दिस इज योर क्लासरूम। यूनिफॉर्म, दिस इज योर यूनिफॉर्म। डिस्कशन, दिस इज योर डिस्कशन। If you are making noise, you are disturbing yourself. This is noise pollution for the first year of yours. अगर ये noisy environment है तो it is disturbance for you. I don't have any problem with that. It will cause you inconvenience. क्या हमने कंट्रोल से मुराद क्या है जी? बच्चे को कन्वीनियंस का कॉन्सेप्ट समझाना है जी, कि वो सवाबी अजाबी मुसलमान से निकाल के, दैट रिलीजन इज बेसिकली कन्वीनियंस। इफ आई एम फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रिलीजन, दैट इज माई कन्वीनियंस। हमने क्या कर दिया, करोगे सवाब होगा जी। उसको भी किससे कहाँ लिंक कर दिया जी? जो बच्चा ऐसा करेगा जी मैं उसको बड़ा डिसेंट समझूंगा जी, जो नहीं करेगा मैं उसको नहीं समझूंगा जी। जो आगे सुबह शाम सलाम ठोके जी मैं उसको क्या करूंगा जी, वो बड़ा तमीज़दार बच्चा है जी। जो ना करे मैं उसको कह दूं बदतमीज़ बच्चा है जी। जो क्लास में क्वेश्चनिंग करे वो बदतमीज़ बच्चा है जी। जो ना करे, जो चुप करके बैठा रहे, मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता रहे, सर हिलाता रहे, वो क्या है जी, बड़ा तमीज़दार है जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? कंट्रोल नेवर मीन्स दैट कि मैं डाइस लेक्टन बजा बजा के उनको कहूँ चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ। उनको मैंने खामोश कराना नहीं है, मैंने कुछ ऐसा करना है कि मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाएं, खुद ही चुप हो जाएं। मैंने कुछ ऐसा करना है कि वो एक सिविलाइज मैनर में अपनी सीटिंग अरेंजमेंट पे बैठे रहें। मैंने जो उनकी सीटिंग प्लान का है, शफलिंग का है, वो की इसलिए है कि दे मस्ट बी देयर, क्लियर, विद दैट एबिलिटी टू एग्जिस्ट सोशली गुड। Their society is that classroom. Their society is that teacher, that school, that environment. और उस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हुए जब सबसे पहले रैपर मैं खुद उठा रहा हूं तो मैं उनको एक मैसेज दे रहा हूं कि वो मेरा एनवायरनमेंट है, मैं भी उस टीम का हिस्सा हूं। जब कभी कभार उनके साथ क्लास में खुद साफ कर रहा हूं किसी चीज को, तो मैं उनको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि ये क्लास सिर्फ आपकी नहीं है, मेरी भी है, हम सब किया, हम इसको साफ रख रहे हैं। पढ़ाते वक्त मैंने एक्टिविटी इतनी अगर पॉजिटिव रखी हुई है या एक्टिव रखी हुई है, वो सारे इन्वॉल्व हैं, तो मुझे किसी को बिहेवियर इशू मेरी समझ से बाहर हो रहा होता है कि जी उस स्कूल से निकाला जा रहा है बच्चा जी, किस बात पे बिहेवियर, दैट इज़ अ फेलियर ऑफ होल सिस्टम। जिस दिन हम किसी स्कूल में से किसी बच्चे को बिहेवियर इशू पे स्ट्रक ऑफ करते हैं जी, बेसिक, मैं ये नहीं बहस करना चाह रहा गलत करते हैं ठीक करते हैं या आपको करना पड़ता है, मजबूरी है, हालात ऐसे होते हैं, मैं इस डिस्कशन में पढ़ ही नहीं रहा, आप ठीक करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, इट्स फेलियर ऑफ सिस्टम, इट्स फेलियर ऑफ होल स्कूल, इट्स फेलियर ऑफ टीचर, इट्स फेलियर ऑफ प्रिंसिपल, इट्स फेलियर ऑफ हेड, इट्स फेलियर ऑफ एवरीबडी देयर जी। क्या हम हार मान रहे हैं? हम हार मान के वो बच्चा हमसे ज्यादा तगड़ा है, हमारे नॉर्म्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारा सिस्टम, हमारे उसूल, हमारे तरीके, हमारे एक्शंस, हमारी पढ़ाई, हमारी एक्टिविटीज, वो सारी जो हैं वो क्या हैं, कमतर हैं, और उसका जो एटीट्यूड है वो उससे ज्यादा बेहतर है। वी आर अनेबल टू ब्रिंग हिम इन टू सर्टन स्फीयर, कि हम उसको एक माहौल में ला ही नहीं सके जी। सो क्लास कंट्रोल इज नेवर जी मीन्स कि मैंने बच्चों को डरा के कैसे दबका के बिठाया हुआ है जी, या मैं क्लासरूम में नहीं हूं, क्लियर, कि जो व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई टीचर्स जी, ठीक है। तो क्या एक यानी डर खौफ वाला ना हो जी, डर रिस्पेक्ट वाला हो, डर कन्वीनियंस वाला हो, कि व्हेन दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग दे विल बी इनकन्वीनियंट, उनके लिए इनकन्वीनियंस होगी, उनके लिए प्रॉब्लम होगी जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे जी, विल कैरी इट ऑन।